Good morning, students. Good morning. I'm audible. Everyone, I'm audible. Vedant, audible. Tejas, audible. Good morning, Lavish. Yes. गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, बोलो आप लविश। बस एक बार आपको बस वो रिलेशंस के फॉर्मूलाज बता सकते हो याद करने का? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सर्जेक्टिव सब दिया हुआ है, n फैक्टोरियल वो सब। हाँ, ठीक है, बता देंगे। उसका लॉजिक है, पीएनसी से आता है वो लॉजिक। ठीक है। क्यूमुलेटिव है ना? हाँ, कम आएंगे, रिलेशंस के क्वेश्चंस कम आएंगे। तो लास्ट वीक के जो थे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, सभी लोग सुन लो, है ना। लास्ट वीक के जो थे टाइप्स ऑफ फंक्शन वो आएंगे। फिर अभी इस वीक के जो है कंपोजिशन और इनवर्स फंक्शन वो आएंगे, है ना। और 20% क्यूमुलेटिव होगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे लविश, है ना, उसके 20%। हाँ, 20% रिलेशन एंड मैट्रिसेस के होंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। लास्ट वीक के 40%, लास्ट वीक, है ना, लास्ट वीक 40%, सिलेबस फॉर संडे टेस्ट, है ना। लास्ट वीक के, है ना, लास्ट वीक के 40%, मतलब लास्ट वीक में क्या क्या सिलेबस था? टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब आप सोच लो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हो गया था अपना 1 1, जैसे 1 1 पहचानना, 1 2, है ना, मेनी 1 पहचानना, ठीक है, इनटू पहचानना, ये सब जो है ना, जो लास्ट वीक के थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में फिर इसमें इवन ऑड सब आ जाएंगे। इवन, है ना, ऑड, ये सब जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और प्रेजेंट वीक के जो है, प्रेजेंट वीक के क्या है? कंपोजिशन। मतलब इनफैक्ट फंक्शंस आप देख लो तो पूरा ही आ रहा है। कंपोजिशन मतलब कंपोजिट फंक्शन नॉर्मल होते हैं, जैसे मैंने कल जो आपको बताया था, कल वाली जितनी चीजें मैंने बताई आपको, जो मैंने शुरू में बताया, तो चांसेस उससे है ज्यादा आने का, है ना। और मैंने जो लास्ट में बताया वो केवल क्या हो जाएगा? मेन एडवांस में आने के चांसेस है। ठीक है ना, जो मैंने लास्ट में डिटेलिंग दी आपको। तो ये एग्जाम में तो ज्यादा आप लोग का इतना डिटेलिंग नहीं होता है। तो मैंने जो आपको शुरू में बताया था वो सब आएंगे आपके, है ना, कंपोजिशन और इनवर्स। तो आज हम लोग इनवर्स का थोड़ा रिविजन कर लेंगे, है ना, तो आप लोग परफेक्ट हो जाएगा। और फिर जो ये हो गया 40%, है ना, ये 40 हो गया, इधर 40 हो गया, बचा 20। तो 20 जो हो गया वो क्यूमुलेटिव होगा, वो आएगा आपका रिलेशन। ठीक है, रिलेशन और जो मैट्रिसेस वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो क्यूमुलेटिव पूरा हो गया आपका, है ना। बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो सब जो चीजें हैं। तो पहले आप इसमें 40-40 में फोकस कर लो, है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन जितने हैं ना, लवी समझ रहे हो, तो रिलेशन से कम आएंगे चैप्टर, है ना, रिलेशन से कम आएंगे। ठीक है, स्टिल आप रिविजन करके जाना। ठीक है, चलो, समझ आ गया? एवरीबॉडी गॉट इट? कल के सिलेबस, कल का सिलेबस क्या क्या है? गॉट इट? रेज योर हैंड फास्ट। सब कुछ समझ आ गया? ठीक है,
कहाँ से बनाना है? मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी भेजा है और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक भी भेजा है, ठीक है, एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक दोनों भेजा है। तो आप सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एग्जाम्पल बस इतना कर लो, दैट्स इनफ फॉर टुमारो एग्जाम। क्या समझे आप? ये जो मैंने आपको 2 फाइल भेजा है ना, एक भेजा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और दूसरा भेजा है एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। उससे आप फंक्शंस वाले जितने क्वेश्चन है 1 1 ऑन 2 है ना, इवन ऑड कंपोजिशन वाले बहुत इजी क्वेश्चन है वो वाले, और इनवर्स वाले क्वेश्चन वो कर लो फॉर टुमारो एग्जाम, इजंट इट? दैट्स इनफ, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? चलो अब आज थोड़ा सा इनवर्स देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कल के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में हर साल इससे क्वेश्चंस रहते हैं। अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, है ना। तो इनवर्स फंक्शन बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। इनवर्स फंक्शन आपने इसका इनवर्स फंक्शन आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, जिसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? कोई भी फंक्शन जो इन्वर्टिबल है उसका हम इनवर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इनवर्स बच्चे बोलेंगे सर इनवर्स क्या होता है? देखो सिंपल सा चीज बताता हूँ, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स इज इटसेल्फ अ फंक्शन, है ना। इनवर्स जो है मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पर बोल दिया 1 2 और यहाँ 3 बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल दिया मान लो 3 6 और 9 बोल दिया, तो मैंने 2 सेट ले लिया। अब आपको इनवर्स को समझाता होता क्या है। इनवर्स फंक्शन इज अ फंक्शन इटसेल्फ ना, इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है ना। ये पहले समझ लो, ये फंक्शन है खुद से। इनवर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो किसी फंक्शन का इनवर्स है, मतलब इट हैज टू डू समथिंग विथ अ फंक्शन। मतलब एक सोर्स फंक्शन होगा और उसका फिर हम इनवर्स निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ सोर्स फंक्शन से इसका कोई रिलेशन है। इनवर्स का मतलब सोर्स फंक्शन जो है ना, मेन फंक्शन, उससे इसका रिलेशन है। बट एक्चुअली इनवर्स फंक्शन इज अ फंक्शन इटसेल्फ। जैसे बोलते थे इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स का, है ना। तो क्या बोलते थे? इनवर्स जो बोलते थे मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स होता था। तो इनवर्स फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन। वो क्या होता है देखो समझो। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से मैपिंग है, ठीक है, इस तरह से मैपिंग, ठीक है। तो फंक्शन जब बोलते हो तो चीज को आप कैसे देखते हो? मैंने बताया था पहले, जब फंक्शन बोलते हो तो आप ए से बी फंक्शन बोल रहे हो। यहाँ पर पहले आप बोल रहे हो फंक्शन फ्रॉम, पहले समझो, है ना, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन हो गया आपको, है ना, फंक्शन यहाँ से यहाँ एक फंक्शन हो गया। जब आप चीज को, तब यहाँ से यहाँ मैं बोल रहा हूँ एफ डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, दिस इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मीन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब आप जब इनपुट ये दोगे 1 दोगे तो 3 मिलेगा, 2 दोगे तो 6 मिलेगा, 3 दोगे तो 9 मिलेगा। मतलब अगर ऐसे आप बोलने जाओ, इसको अगर लिखने जाओ तो ऐसा मतलब हुआ F1 जब पुट करोगे तो 3 मिलेगा, F2 जब पुट करोगे तो 6 मिलेगा, F3 जब पुट करोगे तो 9 मिलेगा। क्लियर टू एवरीवन। बट इनवर्स क्या होता है ना, इनवर्स क्या होता है आपको इस तरह से देखना है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ते हो ना, तो यही एक्चुअली समझ रहे फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो आप जब इनवर्स फंक्शन की बात करते हो वो भी इनवर्स ही रहेगा, लेकिन आप चीज को कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे। इसी को बोलते हैं दिस इज अ सोर्स फंक्शन एंड दिस इज द इनवर्स। तो इसको लिखते कैसे हैं? इनवर्स एफ और माइनस से लिखते हैं। व्हाट इट? ये फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। तो ये माइनस लिखने का मतलब, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 1/f, ऐसा कुछ नहीं। जैसे इनवर्स बोलते थे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसमें क्या करते थे? ए इनवर्स लिखते थे। अब इसका मतलब थोड़ी ना 1/a हो जाता था, नहीं होता था। तो a-1 जो होता है ना, ये जस्ट एक सिंबल होता है, जस्ट अ सिंबल। इट इज जस्ट टू डिनोट द इनवर्स ऑफ f। मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे चीज को हम देखेंगे। तो जब ऐसे चीज को हम देखेंगे, अगर इनवर्स है इसका, तो हम क्या लिखेंगे? ये इनपुट कहां से लेगा? अब देखो f के लिए इनपुट क्या था? ये सेट a था, और आउटपुट कहां दे रहा था? इसमें दे रहा था। जब इनवर्स बात करें तो ऑब्वियसली इधर से जा रहा है, तो इनपुट तो यही आएगा ना आपका, इनपुट ये आएगा, और आउटपुट कहां मिलेगा? इधर मिलेगा। तो जब हम इनवर्स में इनपुट की बात करें
तो हमेशा सेट बी चलेगा। अगर इनपुट यहां से लेता है तो एफ इनवर्स सेट यहां से लेगा, है ना। तो ये जब एफ इनवर्स की हम बात करेंगे तो सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, अगर 3 पुट करोगे तो कहाँ आएगा 1 आएगा। अगर एफ इनवर्स आप 6 पुट करोगे तो 2 आएगा। एफ इनवर्स में अगर आप 9 पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ये चीज बस यही है इनवर्स। अब इसी को हम लोग थोड़ा से नेक्स्ट एक अलग लेवल में देखते हैं, इस चीज को, इसका अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट लेवल में देखते हैं कि क्या है, बट एक्चुअली इनवर्स यही है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इनवर्स क्या है? एक सिंपल सा चीज समझ आया कि इनवर्स क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? जस्ट रेज योर हैंड फास्ट। इनवर्स क्या है? अगर सेट ए है सेट बी है, फंक्शन का मतलब ये, इनवर्स का मतलब ये। बोलो कितने लोग समझ आए? रेज योर हैंड फास्ट एवरीवन, चेक इट, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, गुड। सबको गुड। मतलब फंक्शन का मतलब ये हो गया और इनवर्स का मतलब ये हो गया। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब है ना, ये समझ आ गया। तो ये जो फंक्शन जो डोमेन लेता है, ये जो लेता है इनपुट लेता है यहाँ से लेता है। एक चीज याद रखो, जो फंक्शन जो इनपुट लेता है यहाँ से लेता है, और इनवर्स जो लेता है इनपुट वो यहाँ से लेता है। ये जो आउटपुट रिलीज करता है वो बी पे करता है, ये जो आउटपुट रिलीज करेगा ए पे करेगा। पहले ये समझ लो, अगर ये चीज समझ पा रहे हो ना तो फंक्शन का आगे वाली चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं और चीज को। ठीक है, देखो अब इसी चीज को हम लोग फंक्शन के लिए समझेंगे। एक तो मैंने छोटा सा सेट लिया था ना, तो अब चीज को हम समझेंगे। तो पहले लिखो व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। हम लोग इसको लिखते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अब फंक्शन ऐसे लिखो, पहले लिखो कि इनवर्स फंक्शन समझ आया आपको। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अ फंक्शन पहले लिखो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर जो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, ऐसे बोलते हैं फंक्शन इज इन्वर्टिबल ऐसे। और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, काम की चीजें वो बता रहा हूँ, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है एग्जिस्ट? मतलब एक चीज समझ लो, दुनिया का जितना फंक्शन है ना उसका आप इनवर्स नहीं लिख सकते। मतलब दुनिया का हर फंक्शन का इनवर्स नहीं लिख सकते हो। देयर शुड बी सम कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल। देयर सम कंडीशन। तो व्हाट इज द कंडीशन? मैंने लिखा अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल और इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट दो कंडीशन में। व्हेन द फंक्शन ऐसा दिखेगा, अगर फंक्शन अगर ऐसा होगा ना तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो क्या लिखेंगे पहले? फंक्शन इज 1 1 1 1 होना चाहिए। यही कंडीशन को हम 1 1 और 1 2 बोलते हैं, और फंक्शन इज ऑन टू। अगर ये चीज समझ रहे हो ना आप, अगर ये डायग्राम आप समझ रहे हो तो मतलब आप समझ रहे हो कि फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, एंड फंक्शन इज ऑन टू। अब ये दोनों कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वाई, अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है, मतलब अगर किसी फंक्शन का मुझे इनवर्स लिखना है तो वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब मैं इसी डायग्राम से आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फंक्शन 1 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। 1 1 का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर फंक्शन 1 1 होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा तब वो उसका इनवर्स लिख सकते हैं। तो 1 1 इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। इसको अगर प्लस कर देना तो इसको बाइजेक्टिव। तो हम लोग एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसे नोट पे, अ फंक्शन इज invertible, a function is invertible when it is bijective। बस एक वर्ड में मैं लिख सकता हूँ, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? बहुत सिंपल सा चीज है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तो इनवर्स लिखेंगे, और फंक्शन अगर मैं बोला कि बाइजेक्टिव होगा तब भी वो इन्वर्टिबल होगा। दिस इज द कंडीशन, जस्ट राइट इट।
ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कमिंग है नंदनी, ठीक है। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ क्यों फंक्शन 1 1 होना चाहिए। सिंपल सा मैंने ये मैपिंग लिया, अब मैं इससे आपको समझाऊंगा क्यों 1 1 और 1 2 होना चाहिए। अब समझो अब बात को, ठीक है। अब मान लो मैंने ये कंडीशन ले लिया, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और क्या है। अच्छा ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, 1 1 और 2 है क्या, ये फंक्शन कैसा है, देखो बताओ तो, ये फंक्शन 1 1 है क्या। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है। तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम फंक्शन बोल सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर ऐसा मैपिंग होगा ना तो हम बोलेंगे फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। क्यों, देखो पहले हम चेक करते हैं ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो लेट्स चेक फॉर 1 1 1 के लिए क्या होता है, बेसिकली 1 1 के लिए होता है कि हर एलिमेंट, मैंने क्या बोला पहले फंक्शन होना चाहिए, तो हर एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रे निकल रहा है, और हर एलिमेंट से क्या रहेगा, एक ही रे निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब एक दूसरा चीज हो सकता है कि दो एलिमेंट का एक एलिमेंट हो सकता है। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है कि दो एलिमेंट का मतलब 2x का 1y अगर हो जाए तो उसको मेनी वन बोलते हैं। तो बताओ ये क्या है, 2x का 1y है क्या। मतलब हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, अगर अभी मैं ऐसे किया, अगर मैं अभी ऐसे किया है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसे कर ली, ठीक है, ऐसा कर ली, तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, बताओ कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है। जस्ट टेल मी हाउ विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। मान लो ऐसा मैंने कर लिया, कैसा फंक्शन है, फंक्शन है ये, लेकिन कैसा फंक्शन, देखो रे निकल रहा है और हर एलिमेंट से एक एक रे निकल रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन है। अब कैसा फंक्शन है, तो मेनी वन फंक्शन। क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट का एक एलिमेंट है, तो ये मेनी वन फंक्शन, तो 1 1 नहीं है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन पे, अभी ये कंडीशन पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ चीज को, ठीक है, तो मैंने देखा कि ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इनवर्स, अब मैं चीज को यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। अब चीज को जैसे मैंने यहाँ से देखा तो मैंने एक चीज पाया कि यहाँ पर तो एक एलिमेंट इधर से, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन जब बात करते हो ना तो आप बेसिकली इस तरफ से देखते हो, अगर फंक्शन को इस तरफ से देख रहे हो तो इनवर्स को इस तरफ। तो मैंने देखा कि इनवर्स का डेफिनेशन को, फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करने की कोशिश किया। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि हर एलिमेंट से रे निकलना चाहिए, तो इस एलिमेंट से रे निकल रहा है, इस एलिमेंट से तो रे नहीं निकल रहा है, मान लो, तो ये यहाँ पे फेल हो गया फंक्शन। और एक कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि ये एलिमेंट से तो दो रो निकल रहे हैं। तो मेनी वन के लिए क्या हम बोल सकते हैं फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस केस में यहां पर एक एलिमेंट का दो एलिमेंट यहां पर रहेगा, ये एक एलिमेंट से तो ये फंक्शन का डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन है, ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड है। तो अगर बैकवर्ड से हम देख रहे हैं, अगर इस तरफ से देख रहे हैं, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट। अगर मैं इसको मिटा भी दूं ऐसे करके, अभी भी क्या है, मेनी वन है। तो मेनी वन के केस में यहां से क्या हो रहा है, मेनी वन होने से क्या हो रहा है कि ये दो एलिमेंट का एक एलिमेंट हो रहा है। मतलब मेनी वन क्या होता है कि 2x के लिए 1y होता है, तो यहाँ पर जैसे ही 2x के लिए 1y हुआ, और जब हम इस तरफ से देखें, बैकवर्ड देखें, तो यहाँ से एक एलिमेंट से दो रे निकल रहा है, और अगर एक एलिमेंट से दो रे निकलेगा वो तो फंक्शन हुआ ही नहीं। तो इनवर्स फंक्शन मतलब बैकवर्ड है ना, जब इस तरफ से हम देख रहे हैं तो वो फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है इसका मतलब ये फंक्शन इनवर्स इसका नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में ये फंक्शन इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब हमने देखा, जब फंक्शन क्या हो, मेनी वन हो, जब फंक्शन मेनी वन हो। अगर मेनी वन होगा तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए पहला कंडीशन मैंने क्या देख लिया कि अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो 1 1 तो होना चाहिए। मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि फंक्शन अगर 1 1 होना है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये पहला कंडीशन है। फिर हम दूसरा कंडीशन में, नाउ टेल मी हाउ मेनी से अंडरस्टूड, कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ आया, हाउ मेनी से अंडरस्टूड, टेल मी फास्ट, कितने लोगों को समझ आया कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए पहला जो कंडीशन है वो 1 1 होना चाहिए, मेनी वन से नहीं होगा। मेनी वन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैकवर्ड से मैं जब फंक्शन को देखूंगा तो उससे एक एलिमेंट से दो रे निकल रहे होंगे, तो ऐसा होने से वो फंक्शन के डेफिनेशन को ही वायलेट कर रहा है। और मैंने खुद बताया कि इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन है। कितने लोगों को समझ आया, हाउ मेनी से अंडरस्टूड, फास्ट फास्ट जल्दी से बताओ, सभी को, है ना, गॉट इट, गुड।
अब नाउ देखते हैं दूसरा कंडीशन। चलो अब मैंने क्या किया, अब मैं 1 1 ही रखा चीज को, अब मैंने समझ गया तो 1 1 ही रखा मैंने चीज को, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और मैं क्या किया, यहाँ पर एक 12 डाल दिया, ठीक है। अब बताओ ये 1 1 तो है, चलो 1 1 है, तो मैं बोला क्या 1 1 इज सफिशिएंट कंडीशन है इन्वर्टिबिलिटी का, 1 1 क्या इन्वर्टिबिलिटी का सफिशिएंट कंडीशन है, चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि मैंने एक 12 डाल दिया यहाँ पर। अभी ये तो फंक्शन 1 1 है कि नहीं 1 1, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट से एक एक रे निकल रहा है, हर एलिमेंट से रे निकल रहा है, हर एलिमेंट से एक एक रे निकल रहा है। बट मैंने देखा, अब मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, है ना, यहाँ से देखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो देखा कि 3 का 1, 6 का 2, 9 का ये, लेकिन 12 का तो कोई एलिमेंट ही नहीं यहाँ पर है ना, 12 का कोई एलिमेंट नहीं है। अब 12 का अगर एलिमेंट नहीं है तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। अब ये कैसा फंक्शन था, ये कैसा फंक्शन, इसको क्या बोलते थे, ये फंक्शन को, ये पूरे फंक्शन जो है इसको क्या बोलते थे, ऑनटू फंक्शन या इनटू फंक्शन। इसको बोल रहे हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों, क्योंकि इसका रेंज क्या है 3 6 9 है, और इसका कोडोमेन क्या है 3 6 9 12। अगर इस फंक्शन में बात करूं तो ये फंक्शन का डेफिनेशन कैसे बनता है, ये फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे बनता है, देखो ध्यान दो, इस डेफिनेशन में समझ लो, ऐसे मैंने लिखा ना 1 2 3, और ये डेफिनेशन में लिख रहा है, इसको मैं फंक्शन के टर्म्स में लिखता तो कैसे लिखता 3 6 9 12, ऐसे लिखता, और मैं ऐसे लिखता कि 1 का वैल्यू क्या होता, ऐसे लिख देता 1 का वैल्यू 3, 2 का वैल्यू 6, मतलब इसको अगर मैं डेफिनेशन के टर्म्स में लिखता ऐसे लिखता 3 का वैल्यू 9, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो मैंने लिखा और ये जो लिखा, ये दोनों सेम चीज है। इसको मैंने मैपिंग के टर्म्स में लिखा, इसको मैं डेफिनेशन के टर्म्स में लिखा। तो इस डेफिनेशन में मैंने देखा कि 12 तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बिकॉज इसका रेंज क्या है 3 6 9, जो मैपिंग में टेक पार्ट करता है उसी को रेंज बोलते हैं। तो इसका रेंज क्या है, मैंने देखा इसका रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है ना वो है 3 6 9, और इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो पहले से डिफाइंड होता है, कोडोमेन देखो दिख, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 3 6 9 12। अब यहां से मैंने देखा कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन में हमेशा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। तो ऐसा होने से ये फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, इनटू। तो मैंने देखा अच्छा अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो ये तो इनटू हो गया, और अगर इनटू हो गया तो इनटू के लिए तो बैकवर्ड जो फंक्शन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन में यहाँ पर है ही नहीं। तो मैं फिर ये देखा कि अगर फंक्शन इनटू भी हो जाए तो वो पर इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो मतलब क्या कंडीशन मेरे पास आ गए, ये दोनों कंडीशन आ गए, इस फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑनटू भी होना पड़ेगा। मतलब केवल इस तरह का मैपिंग के लिए ही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। नाउ टेल मी हाउ मेनी यू अंडरस्टूड, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, 1 पे 1 होगा, इधर से भी 1 पे 1 और इधर से भी 1 पे 1। तो इसी केवल केस के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, मींस ओनली दिस काइंड ऑफ मैपिंग द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। बोलो कितने लोगों को समझ आया, समझ आ गया 1 1 ऑन टू क्यों होना चाहिए, क्लियर है फंडा सबका, क्यों होना चाहिए, इसी तरह के मैपिंग के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और कोई केस के लिए इन्वर्टिबल नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ना क्वेश्चन उठता है सर इनवर्स लिखते कैसे हैं, ये एक चीज पूछा जाएगा आपको, और दूसरा इनवर्स लिखते क्या है। तो पहले जो मैं एग्जाम की जो चीजें हैं ना वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे करोगे, फिर मैं थोड़ा सा लेवल में जाऊंगा थोड़ा, है ना, फिर क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नाउ राइट द सेकंड थिंग, हाउ टू राइट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, हाउ टू राइट द इनवर्स ऑफ फंक्शन। पहले मैं आपके काम की चीजें कर देता हूँ जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इनवर्स लिखते कैसे हैं। तो देखो इनवर्स, अब आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनवर्स में। पहला ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि इसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, जस्ट टेल मी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टिबल। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या किसका हो गया, 1 1 ऑन टू चेक करने का क्वेश्चन बन गया। मतलब आपको इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तब उसका इनवर्स हम लिख सकते हैं। तो मान लो कि क्वेश्चन बोला कि है ना, क्वेश्चन अगर इन्वर्टिबल है तब उसका इनवर्स कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन हाउ टू राइट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन प्रोवाइडेड द इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। इनवर्स हम लोग ने चेक कर लिया, हम लोग चेक नहीं करेंगे इसके, है ना। तो चेक करने का तरीका भी मैं बता दूंगा अभी, फिर मैं एक बार बताऊंगा, मैं फंक्शन लूंगा और पूरा उसमें आपको पूछूंगा कि बताओ ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकालो। बट अभी हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि मैं ये चीज एज्यूम्ड है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो वी विल नॉट चेक फॉर द इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द फंक्शन, मतलब 1 1 on 2 के लिए चेक नहीं करेंगे। हाउ टू राइट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन व्हेन इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, व्हेन इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार हो रहा है कि इनवर्स का एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन 1 1 on 2 है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो। पहला जो है ना चीज वर्किंग रूल है ना, हाउ टू राइट दिस वर्किंग रूल, तो मैं बताता हूँ हमेशा आप लोग को वर्किंग रूल क्या करेंगे, है ना। बहुत इजी है, एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको और, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे एफ एक्स इक्वल टू, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। मान लेता हूँ ऐसा फंक्शन में डिफाइन कर दिया ऐसे, मान लो रियल टू रियल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं एफ एक्स डिफाइन कर दिया, तो पहले आपके काम की चीजें बता रहा हूँ मैं, है ना। अब बोल रहे हैं फाइंड इनवर्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ आपको, फिर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। क्या करना है, इस वर्किंग रूल को अगर समझ गए तो हर क्वेश्चन आप इनवर्स का बना लो, अगर आप बेसिक आपका क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब ये फंक्शन तो आपको पता है कि ये क्या है, 1 1 और 1 2 है, इसके ग्राफ ऐसा होता है ना, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका कोडोमेन रेंज डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज क्या है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ये फंक्शन क्या है, देखो 1 1 भी है ना, और 1 2 भी है, इसका इनवर्स होगा एक्चुअली, है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, एज्यूम, एज्यूम सबसे पहले तो वर्किंग रूल बता रहा है, एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब जो फंक्शन दिया है ना उसको y मान लो, जो फंक्शन दिया है उसको y मान लो, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन क्या दिया था आपका, एक्स क्यूब, स्टेप नंबर 1, है ना, स्टेप नंबर 1, है ना। क्या करोगे आप, जो फंक्शन दिया है ये एफ एक्स दिया है ना, तो y इक्वल टू हम लोग ऐसे मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे, ठीक है, ऐसे मान लेंगे, क्या तो y मान लेंगे, y मान लेंगे, जो एफ एक्स दिया जिसका इनवर्स निकालना है उसको y मान लो, मान लिया भाई, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर क्या करोगे, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब क्या करना है आपको, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, x को y के टर्म में, मतलब x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना है। इसे लोग समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आपको x को y के टर्म में लिखना है। तो x को y के टर्म में कैसे लिखोगे आप, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो सेकंड स्टेप क्या बोला मैंने, x को y के टर्म में लिखना है। तो x को y के टर्म में कैसे लिखोगे, x को लिखोगे ऐसे, y का पावर 1/3 लिखोगे, ठीक है। ये बेसिक चीज है, x को y के टर्म में लिख दिया मैंने, यहाँ पर ही थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं अच्छे प्रॉब्लम से करवाऊंगा, ठीक है। एक्सप्रेस x मतलब मेन चीज ये है। थर्ड, अब क्या करोगे, x को y के टर्म में लिखना है, थर्ड स्टेप क्या करोगे, रिप्लेस, रिप्लेस x बाय, x को रिप्लेस करना है किससे, f इनवर्स से, ठीक है, एंड y बाय x, y को किससे रिप्लेस कर देना, x से, बस इतना ही करना है, ये मेन चीज है। x को किससे रिप्लेस करेंगे, f इनवर्स, है ना, जहां जहां x है वहां f इनवर्स हो गया, और y को किससे रिप्लेस करोगे, x, बस ये हो गया, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे, फिर आपको मिल जाएगा, तो f इनवर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड इनवर्स, बस इतना मेन चीज है। लेकिन इसके बीच में आपको कुछ कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी फॉर गुड क्वेश्चन, है ना। तो बस इतना ही है, पहले क्या करो, जो फंक्शन दिया है इसको y मान लो, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और फिर क्या करो, x को f इनवर्स से रिप्लेस कर दो एंड y को x से रिप्लेस कर दो, तो जो आएगा वही आपका आंसर। गॉट इट एवरीवन। तो ये चीजें आपको, बोलो सबको समझ आया, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी से बताओ क्या करना है, 3 स्टेप ही है ना इनवर्स लिखने का। कोई भी क्वेश्चन आप देखो, अब इतने जितने सारे क्वेश्चन है सबका ऐसे ही, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सब ऐसे ही बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस x को y के टर्म्स में लिखा, x को f इनवर्स लिखा, y को, ठीक है, समझ आ गया, इतना ही चीज करना है आपको, बस हो जाएगा इनवर्स, ठीक है।
ठीक है। तो देखो इतनी सारी चीजें आपके ये जो सब एग्जाम हो रहा है इतना चीज सफिशिएंट। अब थोड़ा डेप्थ जाने जाते हैं चीज में, है ना। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, है ना, डेप्थ वाली चीजें करते हैं। ठीक है, देखो लिख लो सभी लोग। अब ये हो गया कल के एग्जाम के लिए, ये सब चीजें ही आएंगी आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना आता है। ठीक है, अब थोड़ा डेप्थ लेते हैं चीज में, है ना। चलो ठीक है, गॉट इट एवरीवन। आगे बढ़े, थोड़ा अच्छे से चीजें सीखें थोड़ा और। एवरीवन ओके, हृदय चलो कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, है ना। शांतनु, आर्यन, एवरीवन, सिद्धांत, निधि, चलो यहाँ तक सबको समझ आया। मतलब आप सोच लो कि ये सब चीजें आएंगी आपको, जो मैं पहले जो बता रहा हूँ मतलब वो कल के एग्जाम के लिए है। अब उसके बाद कुछ अच्छी सी चीजें करते हैं, ठीक है। चलो let's see। अब कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, चलो let's see। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन है, चलो थोड़ा सा चलो ऐसा लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम ऐसे लिया हम लोग रियल टू रियल, है ना। सबसे बात ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया आपको, ठीक है। अब ले लिया ऐसे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, बाई टू ऐसे ले लिया, ठीक है। ध्यान देना, बोल रहा हूँ मैंने पहले क्वेश्चन पूछा इज एफ एक्स इन्वर्टिबल, मैंने लिखा क्या वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, ठीक है। और बोला फाइंड इफ सो फाइंड इनवर्स, है ना, इफ सो फाइंड इनवर्स, ऐसा मैंने बोल दिया। अब ये क्वेश्चन आपका सब कुछ हो गया इसमें, ठीक है। अब आपको जैसे कल के एग्जाम्स में अगर आएगा तो क्या बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा इसका इनवर्स फाइंड। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि बोला कि इज एफ एक्स इन्वर्टिबल, इफ सो फाइंड इनवर्स। अब सोचो थोड़ा सा डिटेलिंग है इसमें। अब ये जितनी सारी मैंने चीजें बताई हैं प्रीवियस क्लासेस में सब काम आएगा इसमें, है ना। बोल रहा है सबसे पहले इन्वर्टिबल है क्या, अब कैसे करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ गया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल अगर चेक करना है तो मतलब हमको फंक्शन को चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, ये चेक करना है आपको, ठीक है। 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया, चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन कैसे करें। पहले आप लोग अटेम्प्ट करो फिर उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। व्हाट इज द सॉल्यूशन, बताओ कैसे करोगे। चलो बहुत लोग भेज रहे हो आंसर, वी नीड टू फाइंड इनवर्स, ठीक है करते हैं, ठीक है करते हैं, हर तरह क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो कैसे करेंगे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको आप प्रूफ करना है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, बोलो कैसे करेंगे। ट्राई एवरीवन, ट्राई एवरीवन, यस। क्या करेंगे इसमें, वेरी गुड, यस 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 नंदिता, वेरी यूजिंग डेरिवेशन, या यस डेरिवेट कर देंगे इसको। मैंने आपको बताया था कि ये 1 1 प्रूफ का सबसे इजी मेथड होता है ना, डेरिवेटिव। क्या होता है 1 1 प्रूफ करने का, डेरिवेट कर दो फंक्शन को। अगर फंक्शन को डेरिवेट किया और फंक्शन dy बाई dx पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 है, याद रखना पूरे डोमेन पे। तो आप क्या करो, इस तरह क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया 3 ही टूल है, मतलब इनफैक्ट 2 ही टूल बताया था, एक ग्राफिकल अप्रोच, एक डेरिवेटिव अप्रोच, और एक होता है सिंपल सा जो मेथड है। तो 2 ही मेन मेथड है। तो आपको ये डेरिवेटिव वाला जो मेथड है बहुत हेल्प करेगा। अगर बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम, कर दो डेरिवेट कर दो, डेरिवेट कर दो। मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन आया था x/2, है ना, 2x + 3 ऐसे करके क्वेश्चन आया था, बोले विच ऑफ द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो आप क्या कर दो, डेरिवेट कर दो।
तो जैसे ही इसको डेरिवेट करोगे, देखो इसका डेरिवेट करते हैं तो पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, मतलब टू चेक फॉर, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे टू चेक फॉर इनवर्स द फंक्शन मस्ट बी, है ना, द फंक्शन मस्ट बी, क्या होना चाहिए, दो चीज मैंने बताया था, एक 1 1 होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए क्या, 1 2। तो ये दोनों चीज चेक करना पड़ेगा। 1 1 के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलो 1 1 के लिए पहले टेस्ट करते हैं। तो 1 1, तो मैंने क्या किया, इसको y मान लिया ऐसे करके और ex ले लिया, e का पावर माइनस एक्स बाई 2 ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट किया, ये आ गया e का पावर x और इसका डेरिवेटिव कितना था, माइनस e का पावर माइनस एक्स, क्या होगा, e का पावर माइनस एक्स बाई 2। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, e का पावर x क्या होता है, हमेशा e का पावर x, कोई भी e का पावर x लो हमेशा पॉजिटिव होता है, e का पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव होता है। तो ये पूरा ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मुझे पता है कि अगर पूरे डोमेन पे ये हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी x के वैल्यू पुट करना, -100, देखो -100 प्लस e का पावर 100 बाई 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक -1 लाख प्लस e का पावर 1 लाख हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब e का पावर कोई भी नेगेटिव नंबर आप पुट करोगे ना, हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, fx इज 1 1, डायरेक्ट आंसर, fx क्या है, 1 1, ठीक है, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो क्या डेफिनेशन होता है, जल्दी से बताओ, ऑन टू के लिए क्या होता है, जल्दी से बताओ फास्ट। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एवरीवन सेंड मी व्हाट्सएप, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द, व्हाट वी चेक फॉर ऑन टू, जल्दी से बताओ क्या करते हैं चेक, सभी लोग लिखो, मैसेज करो मुझे, क्या होता है ऑन टू के लिए, क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, नहीं सीखोगे नहीं तो जल्दी से बोलो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यस, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पर हमको रेंज निकाला, अच्छा हमको कोडोमेन तो दिख जाता है, कोडोमेन तो निकालने की जरूरत नहीं होती आपको। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है फंक्शन का, जल्दी से बताओ, कोडोमेन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, जल्दी से बोलो। डोमेन क्या है फंक्शन का, डोमेन जल्दी से बताओ, डोमेन क्या है फंक्शन का, फंक्शन डोमेन कहाँ से पता चलता है, फंक्शन देख के, यस। कोडोमेन क्या है, यस जॉन, ठीक है, गुड, गौरव गुड, एवरीवन, तानिया बताओ क्या है, यस आर है। कैसे पता चला आप लोगों को, कैसे पता चला कि आर है डोमेन, यस रोनित, यस वेरी गुड। कैसे पता चला आपको, देख के पता चल जाता है। डोमेन और कोडोमेन है ना, वो देख के पता चल जाता है आपको। देखो ये डोमेन होता है, जो डिफाइन हुआ ना हमेशा, ये डोमेन होता है हमेशा, याद रखो। कुछ है ही नहीं, देख के ही पता चल रहा है आपको, देख के ही पता चल जा रहा है ये ऐसा है, ये कोडोमेन है। दोनों चीज तो लिखा है आपको, इसको तो कैलकुलेट भी नहीं करना, इससे इजी चीज होता है क्या, आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही छुपा है, हाफ ऑफ द आंसर इज द क्वेश्चन इटसेल्फ। बस निकालना क्या है, रेंज निकालना है। तो बस क्वेश्चन में हमको पता चल गया कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज आर, वेरी गुड। रेंज क्या है, रेंज निकालना पड़ेगा इससे। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज कर रहा है, द एज ऑफ द पर्सन हमेशा इंक्रीज करता है ना। तो हमेशा क्या होगा, जब से वो स्टार्ट हुआ होगा तब से वो सबसे छोटा होगा। मैंने बोल रहा हूँ कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़, इंक्रीजिंग, ये डीवाई बाई डीएक्स इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, समझो, डीवाई बाई डीएक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मींस एफ इज इंक्रीजिंग। तो एफ अगर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एफ क्या होगा, वाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम जब बोल रहे हैं जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, तो सबसे वाई का छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, वाई का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, जब वो स्टार्ट हुआ होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो, -इंफिनिटी से। और सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ मिलेगा, +इंफिनिटी। तो सबसे छोटा वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, -इंफिनिटी पुट करो। तो -इंफिनिटी पुट करो इसमें इस फंक्शन में। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दे रहा है, ऐसे लिख रहा हूँ इंफिनिटी, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितना होगा, पुट कर दो, देखो ई का पावर -इंफिनिटी माइनस ई का पावर क्या हो गया, देखो -इंफिनिटी +इंफिनिटी अपॉन 2। तो ई का पावर -इंफिनिटी क्या होता है, 0, और ये क्या होता है, ई का पावर इंफिनिटी बाई 2। ये क्या होगा, ई का पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो -इंफिनिटी हो गया। मतलब सबसे -इंफिनिटी पे वाई का वैल्यू कितना, -इंफिनिटी।
फिर x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो e का पावर इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस e का पावर माइनस इन्फिनिटी बाई 2, तो e का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी माइनस 0 बाई 2, तो e का पावर, तो सबसे छोटा वैल्यू उसका क्या मिला y का माइनस इन्फिनिटी, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिला प्लस इन्फिनिटी, और इसी को क्या बोलते हैं r, तो यहाँ रेंज क्या हो गया r के बराबर हो गया, और कोडोमेन भी क्या है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, मतलब दोनों ट्रू हो गया 1 1, मतलब आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन बना रहे हो एक्चुअली, ये क्वेश्चन पे आप 3 क्वेश्चन बना रहे हो, एक चेक कर रहे हो 1 1 के लिए चेक कर रहे हो, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हो, और फिर इनवर्स के लिए भी चेक कर रहे हो, है ना, कैसा हो गया। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, तो हम क्या बोलेंगे यस, यहाँ पर क्या बोलेंगे यस इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको इनवर्स निकालने तो आता है, कैसे करते हो, अब वो तो अभी वर्किंग रूल बताया मैंने, बोलो कितने लोग समझ आए यहाँ पे, just let me see how many of you understood, everyone got it everyone, ठीक है, सबको समझ आया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है, सबको समझ आ गया कि कैसे किया हम लोग ने, तो बहुत सिंपल सा चीज है, इनवर्स कैसे चेक करते हैं सबका, और फिर जब इनवर्स चेक करते हैं तो फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, अभी हमने वर्किंग रूल बताया। चलो जल्दी से बताओ क्या करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालना है, वर्किंग रूल क्या है, पूरे फंक्शन को क्या करेंगे y मान लेंगे, पूरे फंक्शन को क्या मानेंगे y, फिर क्या करेंगे x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे x को f इनवर्स लिख देंगे, इतना तो कर ही सकते हो आप, चलो करते हैं, ठीक है, लिखो यहाँ तक फास्ट, चलो चलो कोशिश करो इनवर्स निकालने का सभी लोग, बताओ क्या क्या आंसर है, ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे इसका। अब इनवर्स निकालने में एक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, वो चीजें को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक चीज समझ लेना, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हमेशा एक यूनिक होता है ना, जैसे फंक्शन यूनिक होता है ना वैसे फंक्शन का इनवर्स भी यूनिक होता है। कभी भी याद रखना एक फंक्शन का इनवर्स 2 नहीं आ सकता है, एक फंक्शन का इनवर्स 2 नहीं आ सकता है, याद रखना, हमेशा उस डोमेन पे 2 नहीं आ सकता है, अलग अलग डोमेन पे आ सकता है लेकिन उस डोमेन पे 2 नहीं आ सकता है, इसीलिए हर फंक्शन का यूनिकनेस को बोलता है, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, यूनिकनेस मतलब हर एक फंक्शन का जो इनवर्स होगा उस डोमेन पे, एक डोमेन पे एक ही आएगा, दो दो फंक्शन नहीं हो सकता ना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, एक पीछे से अगर देखोगे तो एक एक्स के लिए 2 i हो जाएगा, एक एक्स के लिए 2 i हो जाएगा, है ना, दो तो दो तो नहीं हो सकता, अगर 2 फंक्शन आ रहे हैं मतलब एक डोमेन के लिए 2 आ रहे हैं तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या कभी, तब तो वो फंक्शन के, तब तो फिर फंक्शन इधर इस तरफ से वैलिड ही नहीं होगा, समझ आ रहा है ना, तो हमेशा यूनिकनेस होता है फंक्शन पे, याद रखना, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ द फंक्शन, यूनिक होता है कोई भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना हमेशा यूनिक, ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे पूछ दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इनवर्स फंक्शन, तो द फंक्शन इनवर्स फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, इज राइट, हमेशा यूनिक होता है, ठीक है ना, तो अब इसका इनवर्स निकालना है तो y मान लेंगे, वर्किंग रूल क्या था, सबसे पहले y मान लेंगे, इसका पावर माइनस एक्स, पहले y मान लिया, फिर क्या करेंगे, अब x को y के टर्म में लिखेंगे, यही लिखाया था ना मैंने, पहला स्टेप हो गया कि y मान लिया, फिर क्या करेंगे x को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, रिप्रेजेंट x
इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। एक्स को क्या करेंगे, वाई के टर्म में लिख देंगे, तो लिख दो वाई के टर्म में। क्या करेंगे देखो, अब इसको क्या करेंगे, वाई इक्वल टू ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे लिख दो, ई का पावर एक्स, जैसा आप करते हो, है ना, जो भी करते हो करो। एक्स को वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ई का पावर 2x माइनस 1 बाई 2 का पावर एक्स, है ना, ऐसे लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ई का पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2y का पावर एक्स, है ना। तो फिर क्या करोगे, ई का पावर 2x माइनस 2y ई का पावर x माइनस 1। तो अगर x को y के टर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करो, ई का पावर x पे क्वाड्रेटिक बन गया, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ई का पावर x पे क्वाड्रेटिक बन गया, तो ई का पावर x को क्या मान लो, कुछ मान लो, t मान लो, तो यहाँ क्या होगा, टी स्क्वायर। ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, ध्यान देना, ठीक है, ये हो गया t माइनस 1, ठीक है। अब t कितना हो जाएगा बोलो, दिस इज 2y प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर प्लस 4/2, ठीक है, दो टर्म से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया देखो, टी का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे देखो, टी का वैल्यू, ध्यान दो यहाँ तक सभी लोग, सबको समझ आया, तो एवरीवन चेक इट। यहाँ मैंने क्या किया, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, है ना। अगर कभी भी इस तरह का फॉर्म आ गया ना, 2 का पावर x ऐसे करके, तो क्वाड्रेटिक बना लो, e का पावर x में क्वाड्रेटिक बना लो, है ना, और फिर इसको सॉल्व करो। तो क्या है, अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तक कितने लोगों को समझ आया, यहाँ तक रेज योर हैंड, जल्दी से बोलो, कितने लोगों को समझ आया यहाँ तक, हाउ मेनी फील अंडरस्टूड, रेज योर हैंड, फास्ट 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 फास्ट, है ना, सबको समझ आया, गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड, व्हाट इट, क्या कर रहे हैं, सबको समझ आया, कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट, आई एम जस्ट गिविंग 2 minutes, जस्ट टेल मी व्हाट इज द डाउट, एनी डाउट इज देयर स्टिल हियर, अभी करते हैं इसके आगे, है ना, डाउट बताओ, कोई है डाउट, नो डाउट, रोनित कोई डाउट है, तानिया कोई डाउट, आर्या, सारा, अनुष्का कोई डाउट है, बोलो, साकेत कोई डाउट है, हेमंतनी कोई डाउट है, सार्थक, दिशा, विघ्नेश, आना, इशिका, हरजस, सिद्धांत, तान्या, अल्पेश, कोई डाउट है यहाँ तक, शिवानी कोई डाउट है, मैत्री कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो इस चीज को देखो, टी है ना, टी आ गया यहाँ पर, टी क्या आ गया, देखो दो वैल्यूज आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ये जो स्टेप अगर समझ लेना तो बहुत सारे आप इन्वर्स ऐसे ही लिख दोगे, फिर कुछ नहीं आपको अलग चीज सीखना है, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, ध्यान देना, इस स्टेप को ही सीखना है मुझे, इसके बाद का और कुछ नहीं है, ये टी यहाँ के बाद ही आपको थोड़ा कुछ सीखना है, ठीक है। यहाँ तक कैसे आया, सबको समझ आया। अब देखो ई क्या मैंने माना था, टी ई का पावर एक्स, अब देखो यहाँ पर ऐसा आ गया, तो मैं दो अलग अलग करके इसको ब्रेक कर रहा हूँ, है ना, दो अलग अलग करके ब्रेक, समझो बात, मैंने ऐसे लिख के ब्रेक किया, दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं ना इसमें, आंसर तो एक ही होगा, कभी भी याद रखना दोनों आंसर नहीं होगा। अब देखना आंसर भी आपको परेशान करेगा, ठीक है, आंसर उसमें लिखेगा प्लस माइनस, और बच्चे क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों मार के आते हैं, तो कभी ऐसा आंसर होगा ही नहीं। अगर इनवर्स निकालना है तो याद रखना प्लस माइनस, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में प्लस माइनस हो जाता है, बच्चे दोनों मारे, सर दोनों आ रहा है सर, हाँ दोनों आ रहा है सर, दोनों आया सर, आपने जो बोला था ना सर एक्स के वाई के टर्म में लिखने दोनों आया, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि यूनिकनेस होता है, यूनिकनेस मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन आएगा एक डोमेन पे, यहाँ एक ही डोमेन है ना, पूरे एक डोमेन पे एक ही इनवर्स आएगा, याद रखना। तो चाहे आंसर ये होगा चाहे ये होगा। अब आपको ये कैसे चेक करोगे कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ से चेक करोगे आप, ये वाले चीजें ये चेक करो, बस यही लास्ट स्टेप है। ये y किसका y है, ये y है। अब यहाँ रेंज तो कोडोमेन हो गया, तो रेंज क्या कोडोमेन क्या, तो ये पूरा सेट इसको मिल गया, ये पूरा डोमेन इसको x को मिल गया है, ये पूरा ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है ना। अभी ये y का अभी मैंने रिप्लेस नहीं किया, ये पूरा y का वैल्यू ये x का, तो आपको करना क्या पड़ेगा, कोई भी एक y का वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर दो। अब वो देखो कि उसके डोमेन पे आ रहा है कि नहीं, मतलब आप क्या करो इसको, अगर ये इसका डोमेन है, इसका कोडोमेन या रेंज है,
तो यहाँ से वैल्यू मैं कुछ पिक करके यहाँ पर डाल दूं, इफ आई पिक अ वैल्यू और पुट इट हियर, सो डेफिनेटली आई शुड गेट दिस, मिलना चाहिए मुझे। तो देखो मिलेगा कि नहीं। अब ऐसे भी सोच सकते हो चीज को, अगर मैंने y का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया, मान लो 2 पुट कर दिया, देखो समझो बात को, यहाँ पर तो दिख रहा है वैसे, यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पर मैंने y का वैल्यू 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी y का वैल्यू 2 पुट कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है एक्सप्रेशन e का पावर 2 इक्वल्स टू, सॉरी e का पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 रूट 5, यहाँ क्या आ जाएगा e का पावर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। अब बताओ e का पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये कभी नेगेटिव, इसको ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। देखो 2 माइनस रूट 5 क्या है, नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू मान लो 2.2 होता है, तो बेसिकली माइनस 0.2 है। तो कभी हो सकता है क्या, ये कभी हो सकता है e का पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो ये फंक्शन हो सकता है क्या कभी, बताओ बोलो, ये फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है ना, कि यहां से एक वैल्यू पुट करो और यहां डाल दो। अब देखो कि ये वाला चीज आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आया। कोई भी x रियल नंबर के लिए ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो आपको इसमें और इसमें चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे, ऑब्वियसली इसको चूज करो। क्यों, क्योंकि ये हमेशा वैलिड है, x में कोई भी वैल्यू पुट करो इसको हमेशा सेटिस्फाई करो, y का कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे इसको हमेशा सेटिस्फाई करो। तो ये इनवर्स फंक्शन हो ही नहीं सकता। Why? Because if you are putting a value, if you are picking a value from here and putting it here, the output जो x की वैल्यू आ रही है वो नहीं हो सकता, ये कभी वैलिड है ही नहीं। तो इसीलिए ये हम नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये वाला चीज नहीं हो सकता। क्या होगा, ये होगा, ये होगा, हो गया। अब ये हो गया। अब मैंने क्या बोला आपको, लास्ट स्टेप क्या बोला, अच्छा अभी भी x को y के टर्म में मैं अभी कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं किया है। अब क्या करोगे, x को y के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। बोल e का पावर x इक्वल टू दिस, तो x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना, ऐसे नहीं छोड़ना आपको। मैंने क्या बोला, x को y के टर्म में लिखना, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और बेस c, लॉग ही ऑन बोथ साइड ले लो, ठीक है। मैंने दोनों साइड से क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग e का पावर x, यहाँ क्या हो गया लॉग e y। ये स्टेप हमेशा ध्यान रखो आप, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ गया और यहाँ क्या आ गया, इसको लॉन भी लिखते हैं ना, लॉन है ना, लॉन, ठीक है y का। अब मैंने लास्ट स्टेप क्या बताया था इनवर्स लिखने के लिए, मैंने पहला स्टेप बताया था y को लिख दो, जो फंक्शन है उसको y लिख दो, फिर x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करो, मैंने कर लिया x को y के टर्म में रिप्रेजेंट। अब थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने, कि x को किससे रिप्लेस करेंगे, f इनवर्स, और y को x से, क्या हो जाएगा लॉन ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये दूसरा का भी आंसर मुझे मिल गया। बोलो एम आई क्लियर टू एवरीवन, बोलो कितने लोगों को समझ आया, रेज योर हैंड, कैसे निकालेंगे इनवर्स, ये वाला स्टेप समझ आया, कोई डाउट है यहाँ तक, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी से उठाओ हाथ, गॉट इट, बोलो आपको क्या चीज नहीं समझ आया इसमें, जल्दी से बताओ, कोई ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ आए। ये वाला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस कभी नहीं लिखना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये पहले तो ये सब क्वेश्चन आते थे, हमेशा आते थे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। कभी नहीं दो आएगा, कभी दो आई इनवर्स कभी दो हो ही नहीं सकता। अगर दो आ गया ना तो पहले तो उसको सबसे पहले उड़ा दो, है ना, सबसे पहले वो हटा दो, वो जो ऑप्शन होगा ना तो सबसे पहले हटा दो, अगर वैसा है तो सबसे पहले हटा दो वो ऑप्शन को। अगर 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन में प्लस माइनस है ना तो उसको हटा दो पहले, कि नहीं होगा, क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता वो, ठीक है, गॉट इट। समझ आया सबको, कोई डाउट नहीं है, होप कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। चलो नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन। अब एक हम लोग इन्वर्टिबिलिटी करते हैं जिसमें
पीस वाइज फंक्शन होंगे उसका हम लोग इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। पीस वाइज का, पीस वाइज मतलब फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर एक ही फंक्शन है और फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तब कैसे निकालेंगे। इससे कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, है ना, वो भी बहुत इजी है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड इनवर्स। ठीक है, अगर आपको लिखा है इनवर्स और ऑप्शन कुछ है तो आपको चेक नहीं करना है 1 1 और 2 के लिए, फाइंड इनवर्स, ये एफ का इनवर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है, इन पीस वाइज है, पीस वाइज मतलब ऐसा दिया एक्स स्क्वायर 8 ऐसा दिया, कुछ नहीं है, आप लोग खाली देख के ही डरोगे, है ना, ऐसे डरने की कोई बात ही नहीं है, खाली एक्स लेस देन 1 इसका क्वेश्चन में उससे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, कुछ नहीं करना आपको। और जो मैंने स्टेप बताया वो अगर फुलफिल करोगे आराम से होगा, इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप एक सोचो कि अब देखो, अब बोलोगे सर यहाँ तो 3 3 फंक्शन है, अब इसका इन्वर्स कितना आएगा, तो मैंने बोला सेम डोमेन पे, है ना, एक नहीं हो सकता, मतलब 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, अब इसका इन्वर्स निकालना है, समझो। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, कैसे इजी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे निकालो, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे इसका इन्वर्स निकालो, तीन फंक्शन आ जाएंगे, 3 अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकालो। और जब आप इनवर्स डिफाइन करोगे तो एक ही याद रखना, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो यहाँ पर एक्स का मतलब ये डोमेन जो एक्स इनपुट, ये यहाँ पर राइट हैंड देखो, एक ही समझो, जब आप फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हो ना तो 2 चीज आप लिखते हो, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, क्या बोलते हैं, पीस वाइज, है ना, कभी कभी बच्चे इसको बोलते हैं पीस वाइज। पीस वाइज का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है, यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन है, मतलब 3 अलग अलग फंक्शन का मतलब 3 अलग अलग डोमेन में, मतलब क्या हुआ, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने कल एक ऐसा एक एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे 1 है, समझो बात को, सब जिनको नहीं समझ रहा तो समझो, ये ऐसा है, तो मतलब यहां से यहां तक में एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन का वैल्यू है, और ये मैंने बताया था कल भी समझाया था, ये एक्स का वैल्यू है। तो यहां से जब एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा ना तो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये 1 से 4 में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर 4 से बड़ा में क्या है 8 रूट का, मतलब ये बस यही, मतलब 3 अलग अलग डोमेन पे, मतलब 1 से अगर छोटा होगा तो हम फंक्शन को ये लेंगे, 1 से 4 लेंगे तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या होता, माइनस इन्फिनिटी, मतलब एक फंक्शन दिया, एक फंक्शन मतलब वो पूरे रियल वैल्यूज के लिए एक ही फंक्शन है, बट यहां पर क्या हो रहा है कि 2 अलग अलग 3 अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग डोमेन के लिए, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग फंक्शन, एक एक्स के लिए नहीं है ये कि एक एक्स के लिए ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, ऐसे नहीं है, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग फंक्शन। बोलो कितने लोग क्लियर है, कल क्वेश्चन पहले समझो फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्वर्स निकालो, इन्वर्स आप जब निकालोगे तो यहां पर एक्स लिखते हो और यहां पर ऐसा सोचो कि इनपुट लिखते हो, इनपुट, ये इनपुट लिखते हो, यहां फंक्शन को डिफाइन करते हो, यहां इनपुट लिखते हो, तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। लेकिन जब आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो यहां पर इनपुट क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा, ये समझो, समझ आ रहा है। तो यहां पर जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे ना तो ये देखो, अभी फंक्शन के लिए इनपुट क्या होता है, देखो समझो आपको, ये अगर फंक्शन है, ये अगर मान लो इसको मैं बोलता हूँ एक्स, इसको वाई, ऐसा मान लो, ऐसा बोल दो, तो ये सेट एक्स है, ये सेट वाई, या कैपिटल एक्स। तो ये जो फंक्शन जो इनपुट लेता है वो यहां से लेता है विच इज एक्स, और इनवर्स फंक्शन जो इनपुट लेता है ये यहां से लेता है। तो जब आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना, बाकी का सब चीज सेम रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, y को, ये फंक्शन अगर मान लो इसका इनवर्स निकाला है इस डोमेन पे, आप इसको भूल जाओ, तो इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब y इक्वल टू एक्स, तो x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे,
लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर जब आप लिखोगे ना तो वो इनपुट लिखोगे फंक्शन का, तो इस फंक्शन का इनपुट तो x था, लेकिन जब इनवर्स फंक्शन का जो इनपुट होगा तो वो रेंज x का नहीं होगा, वो रेंज y का होगा। दैट इज द पॉइंट। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाउ मेनी गेटिंग दिस? सबको समझ आ रहा है? सर अगर 1 पे या 4 पे होगा तो 1 पे 4 होगा तो वो y का वैल्यू खुद पे खुद आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ 1 और 4 पे, ठीक है देखते हो 1 और 4 पे बोल रहा हूँ ना, तो 1 और 4 पे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखो यहाँ पर 1 पे देखो, 1 पे 1 है, यहाँ पर भी 1 पे 1 है, 4 पे क्या है 16 है, यहाँ पर 4 पे देखो 16, वो नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, समझा आ रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है गुड। कैसे करोगे देखो चेक करो, अब चलो करके बताते हैं आपको। गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, आपको समझना है कि क्या करना है। इनवर्स फंक्शन है तो चलो अभी सबसे पहले आप अगर जब इसको डील कर रहे हो तो दो को भूल जाओ, दो को भूलो, तो पहले क्या करोगे, स्टेप क्या है उस स्टेप को फॉलो करो। पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन इसको भूल जाओगे, जस्ट इग्नोर इट। तो क्या करोगे, पहले के लिए सोचो पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, y को x करते हैं, जो फंक्शन दिया रहता है उसको, फंक्शन क्या है x है। अब x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो x इक्वल टू y आएगा। अब हम लोग ने क्या बोला, x को किससे रिप्लेस करेंगे, f इनवर्स, y को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। तो क्या हो गया, f इनवर्स हम डिफाइन कर रहे हैं, f इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का चीज आएगा, है ना, इसी तरह का, वो भी अपने आप को इसी तरह सजाएगा, इनवर्स भी फंक्शन अपने आप को इस तरह से सजाया, ये भी आप अपने आप को इसी तरह से प्रेजेंट करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स यहाँ पर ये x से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो x है बेसिकली क्या है, ये तो वेरिएबल्स है मैंने बताया था, लेकिन एक्चुअली में मैंने रिप्लेस किया, लेकिन ये क्या है, जब मैंने देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट किया, बट x को मैंने y को मैंने x लिख दिया। तो एक्चुअली ये जो x है ना वो दिख रहा है x है, लेकिन एक्चुअली x नहीं है, ये कौन है, y है। तो यहाँ पर अगर आपको और भी अच्छे से करना है ना तो देखो मैं इससे आप और आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखो ऐसे कर लो, पहले y लिख लो या x लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करो, पहले y, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो पहले ऐसे कर लो, इसको y लिख देते हैं, है ना, पहले हम ऐसे करते हैं, देखो x को y, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, x को y के टर्म में लिख रहे हैं सबको, है ना, तो ऐसे हम लिख रहे हैं। देखो पहले आपको फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ उसको, तो x को मैं y लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लेता हूँ, तो आपको एक स्टेप और कर दूंगा मैं, यहाँ y लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि x को y लिख दिया। तो यहाँ पर अगर x अगर लेस देन 1 है, अगर x लेस देन 1 है तो y क्या होगा, y भी लेस देन 1 ही होगा, होगा ना। x को y पुट कर दो तो y भी लेस देन 1 ही होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, इससे गलती नहीं होगा आपका। नेक्स्ट स्टेप और कर दे रहा हूँ, मुझे और स्पेस लगेगा। समझ आ रहा है क्या मैं किया, मैं बोला ना मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोला, इसको x को y के टर्म में लिख दिया, x को y के टर्म में लिख दिया, तो यहाँ पर अगर ये x है तो x को y के टर्म में लिखूंगा कैसे, x इक्वल टू y लिखूंगा। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, सेकंड में x स्क्वायर इक्वल टू y होगा, है ना, मैं इसको y लिखूंगा ना, इसको y लिखूंगा, तो x को y के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू रूट y प्लस माइनस रूट y का, लेकिन क्या है x पॉजिटिव है तो माइनस से नहीं सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट y आ जाएगा, बोलो आएगा। अब अगर x का रेंज है, x का रेंज क्या है बताओ, x का रेंज क्या है 1 से 4, तो मुझे y का रेंज चाहिए, तो y का रेंज क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर जो होगा y के बराबर है, तो y का रेंज लिख लो, तो x स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा 1 से 16, एंड x स्क्वायर इक्वल टू y, तो y का रेंज क्या है 1 से 16। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ y का रेंज लिखेंगे, ठीक है, कितने लोग समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो इनवर्स को लेता है इनपुट वो कहाँ से लेता है, y से लेता है, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट वाला देखो, फिर इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 फुट है, यहाँ पर है ना, ऐसा मान लेंगे। अब x को y के तो y स्क्वायर स्क्वायर कर दो, तो 64 इंटू x, कंसेप्ट को क्लियर रखो, x पर क्या होगा y स्क्वायर बाई 60, यहाँ क्या लिखेंगे y स्क्वायर बाई 64। अब x का रेंज अगर ये है, x का रेंज क्या था आपका ग्रेटर देन 4, तो रूट x का रेंज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2, तो 8 रूट x का रेंज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 16, है ना, ये हो जाएगा y का रेंज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 16। अब मैंने आपको लास्ट स्टेप क्या बताया, बोलो यहाँ तक कितने लोग समझ आए, मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, गॉट इट एवरीवन, इसको बोलते हैं पीस वाइज, उसमें कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, यस यस ठीक है, गुड, सबको समझ आया, गॉट इट एवरीवन, देखिए गॉट इट,
बोलो सबको समझ आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? जस्ट टेल मी हाउ मेनी अंडरस्टूड। रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी से रेज योर हैंड। मैं क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा? मैं क्या किया था, मैं जो बेसिक स्टेप वर्किंग रूल होता वो किया। मैं क्या करूँगा, जो एफेक्ट दिया है ना उसको मैंने वाई कर दिया, और एक्स को वाई के टर्म में लिखना था तो मैंने एक्स को वाई के टर्म में लिख दिया, सबको इसको लिख दिया, इसको भी लिख दिया एक्स के वाई के टर्म में, इसको भी लिख दिया एक्स को वाई के टर्म में। लेकिन यहाँ पर जब आप लिखोगे तो यहाँ जो रहेगा उसी का रेंज पुट करेंगे। यहाँ पर एक्स था तो एक्स करेंगे, यहाँ वाई था तो वाई करेंगे, यहाँ वाई वाई करेंगे। व्हाट इज? अब ये स्टेप करने से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया है ना। जब मैं बोला कि एफ एक्स को मैं वाई पुट करूंगा तो और एक्स को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये स्टेप से क्लैरिटी मिल गया आपको, है ना। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, कोई डाउट नहीं आता किसी को? लेट मी सी हाउ मेनी यू अंडरस्टूड एवरीवन। कोई डाउट नहीं है? जो वर्किंग रूल बोला उसको ध्यान से देखो, जो वर्किंग रूल बोला उसको ध्यान से देखो, सभी लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मैंने लास्ट स्टेप क्या बताया था, अब खाली रेंज अलग अलग पुट कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई था तो एक्स का रेंज 1 से 4 था, तो एक्स स्क्वायर का रेंज 1 से 4 है ना। सिमिलरली इसके लिए सबका रेंज व्हाट इट। अब क्या करना था लास्ट स्टेप में, एक्स को रिप्लेस करना था किससे, एफ इनवर्स से, और वाई को एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां एफ इनवर्स हो जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप क्या था, एक्स को एफ इनवर्स और वाई को एक्स कर दो जहां जहां एक्स। ये अगर स्टेप याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। एफ इनवर्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज यहाँ हो गया एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया। जहां जहां आप वाई था वहां एक्स से रिप्लेस कर देंगे, है ना। मैंने बोला था वाई को एक्स से और एक्स को एफ इनवर्स से, ये हो गया रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू। अगर ये चीज आप याद रखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में और ठीक है आपके एग्जाम में एडवांस में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टिपिकल मेंस क्वेश्चन ऐसे करके तो ये इन्वर्स हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे 3-3 लिख दिया, तो 3-3 मैंने डिफरेंट डोमेन्स के लिए लिखा, एक डोमेन के लिए नहीं था, ये डोमेन के लिए कुछ और था, ये डोमेन के लिए कुछ और था। ठीक है, so this is the required inverse solution. तो हेमंतनी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसी का सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा वो भी क्वेश्चन। हेमंतनी गॉट इट? बोलो समझ आ रहा है? अब बोलो यहाँ पे कितने लोगों को डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ पर? चलो ये चीज हो गया। और एक चीज बता देता हूँ बस, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्स से रिलेटेड, लिख लो उसको जल्दी, तो आप लोग को पूछा जा सकता है कभी। ठीक है, चलो एफ इनवर्स का कुछ कुछ जैसे है ना, कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है आपको। जैसे एफ इनवर्स का कुछ दो प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, कुछ देख लो। प्रॉपर्टी सबसे पहला यूनिकनेस, यूनिकनेस प्रॉपर्टी। यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी फंक्शन का इज इनवर्स इज यूनिक फंक्शन, है ना। फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम इस सब में आ सकता है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, हमेशा यूनिक होता है, याद रखना पहला। सेकेंड जो है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या है, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन सिमेट्रिक होता है ना, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इसको समझो, इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स। समझो इसका मतलब क्या होता है, अबाउट y इक्वल टू एक्स सिमेट्रिक होता है ये, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, एक चीज समझो, तो बहुत 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 सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को।
देखो अभी तक क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक सिंपल सा लिया y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, तो इसका इधर इनवर्स हम मैं निकाला तो क्या निकाला था, इनवर्स इसका x का पावर 1/3 ऐसा निकाला था। तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो आप, ठीक है। तो दोनों का मैंने अगर ग्राफ ड्रॉ किया ना, एक ही, तो ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है ना, इधर से क्या जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का पावर, ये किसका है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ना। पावर मैंने बोला था x का पावर 1 से बड़ा है तो ऐसा होता है ग्राफ, है ना। एक्स स्क्वायर, x4, एक्स क्यूब सब कैसा होता है ग्राफ, ऑड फंक्शन है। x का पावर 1/3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। x का पावर 1/3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये हो गया x का पावर 1/3 का ग्राफ। तो ये हमेशा क्या है, सिमेट्रिक है, हमेशा क्या है, सिमेट्रिक है। किसके अबाउट, y इक्वल टू दिस लाइन के अबाउट, दिस लाइन इज y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक। ये ग्राफ को देखो। अब मैंने यहां पर एक चीज फाइंड किया, और कुछ मैंने सिमेट्री तो एक्सप्लेन हो गया, और मैंने कुछ फाइंड किया कि ये जो एफ एक्स है एंड एफ इनवर्स एक्स जो है वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, बताओ तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर, ध्यान देना इस पॉइंट को, आर इंटरसेक्टिंग, ध्यान देना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस के, इंटरसेक्टिंग एट वाई इक्वल टू एक्स, एट लाइन ऑन लाइन, है ना, ऑनलाइन, मतलब जितने सारे इंटरसेक्शन आए ना वो y इक्वल टू एक्स पे आए। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्या एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हमेशा y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेगा, बोलो कितने लोग बोलते हो हाँ, और कितने बोलते हैं ना, बोलो बताओ, कितने लोग इस चीज से एग्री करते हो कि जो एफ एक्स होता है, एफ इनवर्स एक्स होता है, वो हमेशा y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करता है। नहीं, ये y इक्वल टू एक्स पे सोल्यूशन मिल भी सकता है, अगर इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स पे सोल्यूशन मिल भी सकता है, ये जरूरी है ना y इक्वल टू एक्स पे ही मिलेगा। हाँ, हम ये बोलेंगे कि y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्शन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इंटरसेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि y इक्वल टू एक्स पे ही मिले। अब इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ये था क्या था, इसका ग्राफ, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड मैंने ग्राफ बनाया ऐसे करके, मान लो e का पावर x का बनाया और इसका इनवर्स लिख लिया, क्या इसका इनवर्स क्या होगा, e का पावर x का ln x होगा। अब दोनों का ग्राफ बना के देखो कैसा होगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, कैसा होगा, जल्दी से देखो इसका ग्राफ, देखो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। अच्छा, इनवर्स में अगर कोई पॉइंट है, देखो इसका इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। e का पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, 0,1 है, ठीक है। e का पावर log x का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ से बनता है, log x का ग्राफ कैसे बनेगा। अब इंटरसेक्ट कर रहा है क्या ये, नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो y इक्वल टू एक्स से इंटरसेक्ट करे। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन मिल सकता है y इक्वल टू एक्स पे, लेकिन जरूरी नहीं है, यहाँ नहीं कर रहा है। they are not एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट, याद रखना, मतलब y इक्वल टू एक्स के अलावा भी कहीं पर सोल्यूशन मिल सकता है, याद रखना। अगर अब बोले सर ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरसेक्ट करे भी तो जरूरी नहीं है y इक्वल टू एक्स पे ही मिलेगा। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, ठीक है, इसके लिए समझ आ रहा है, डाउट स्टार्ट हो गया, ये समझ लेना, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। तो ये चीज, छोटा सा चीज मैंने आपको बता दिया कि अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो सोल्यूशन होता है ना, वो y इक्वल टू एक्स पे मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो एफ एक्स एंड, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर नोट पे लिख लो खाली, ये लिटरेचर में एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स कैन और कैन नॉट intersect
जरूरी नहीं है इंटरसेक्ट एट y इक्वल टू x, ठीक है। they can also intersect at some अदर पॉइंट। याद रखना यहाँ पर तो यहाँ पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे बच्चों से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन अदर पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं बता सकता हूँ कैसे। तो देखो ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कि एक मैंने फंक्शन ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। ये एग्जांपल देखो ऐसे है, मान लो एक फंक्शन को मैंने ऐसे लिखा और एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया, मान लो एक ग्राफ है, ठीक है। तो अगर इसका मैं अगर रिफ्लेक्शन लूँ ना, अगर इसका इनवर्स लिखूं, मान लो एक कोई फंक्शन ऐसे है कोई ऐसे है, तो अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं ना, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, ठीक है। इसका इनवर्स, इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगा, और इसका इसका रिफ्लेक्शन आएगा ऐसे। तो देखो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो अदर देन y इक्वल टू x पे भी कर रहा है। ये चीज समझ थोड़ा सा आप लोगों को भी आएगा अभी। तो एक चीज समझ लो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो इंटरसेक्ट कर सकता है वो y इक्वल टू एक्स के अलावा भी किसी पॉइंट पे कर सकता है। अगर इंटरसेक्ट सोल्यूशन मिल सकता है y इक्वल टू एक्स पे, नहीं भी मिल सकता है, ये क्लियर रखो। It is not necessary that fx and f inverse x will intersect at y equal to x. There can be solution possible for fx and f inverse x at the point other than the line y equal to x. ये याद रखना, ठीक है। ये नोट पे लिख लो, fx and f inverse can or cannot intersect at y equal to x. कर भी सकता है, they can also intersect at some other point. ये आप लोग को थोड़ा सा यूजफुल रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको सिमेट्री एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स होते हैं हमेशा y इक्वल टू एक्स के बहुत सिमेट्रिक होता है, बट जहां सोल्यूशन की बात करें तो वो y इक्वल टू एक्स के अलावा भी कहीं पर सोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोग। बताते हैं आप, है ना। अच्छा चलो ठीक है, इतना ही आज के लिए रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ठीक है, तो कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग को, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी करके जाओ, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।